एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइंडसेट 1952। जी हाँ दोस्तों, यह जो है हमारी पहली क्लास है जिसमें हम लोग जो है माइंडसेट 1952 के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। आप लोगों को जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यकीन मानिए दोस्तों कि इसी स्पीड से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ही जो है आप लोगों का कोर्स पूरा हो सकता है, चाहे वो एमसीएल एग्ज़ाम के लिए हो या फिर डब्ल्यूसीएल के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बड़ी खबर दे दें कि अभी काफ़ी सारी कंपनियों में माइनिंग की वैकेंसी आई है, जिसमें माइनिंग सरदार को लेकर के एक बड़ी पोस्ट निकली है एसईसीएल में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा हम बात करें तो डब्ल्यूसीएल में और एमसीएल में भी रिक्वायरमेंट है। इसको लेकर के हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है कोचिंग के लिए। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। आप लोगों को जो है पूरा सब्जेक्ट फुल कोर्स करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। यकीन मानिए कि इसको पढ़ कर के आप जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, कांटेक्ट ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे पास जो है माइनिंग के नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू नोट्स मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट। देखिए, माइंडसेट 1952 इसको जो है हम लोग एमसीएल के लिए तैयार कर रहे हैं। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड एंड डब्ल्यूसीएल भी इसी में रहेगा, है ना। तो सबसे पहले एमसीएल का आपका एग्जाम होगा, क्योंकि एमसीएल का फॉर्म पहले भरा हुआ है। सो हमको उसको लेकर के तैयार करना है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उससे रिलेटेड जो भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे उसको जो है ध्यान से याद रखना है और उसको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है सभी लोग। तो जो है अपने को बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, माइंडसेट 1952 यानी कि 1952 जो है अपने को बेसिक से लेकर के सब कुछ पढ़ना है एडवांस लेवल तक। मान के चलिए कि हमको आज तक कुछ हमने माइंडसेट 1952 देखा ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला अपना पॉइंट बनता है, या क्वेश्चन के फॉर्म में बनेगा कि सबसे पहले माइंडसेट जो है इंडिया में कब जो है अपना आया या कब इसको बनाया गया। सबसे पहले तो सन आएगा 1901, 1901। 1901 में सबसे पहली बार जो है माइंडसेट को पहली बार फॉर्म में लाया गया। उसके बाद माइंडसेट 1952 को जो है सेकंड टाइम कब लाया गया, तो 1923 में, 1923 में जो है ये सेकंड टाइम कुछ मॉडिफाइड होकर के आया। इसके बाद जो है फाइनली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये 1 जुलाई सन 1952 को माइंडसेट 1952 है अपना थर्ड टाइम लागू हुआ। और यह कहाँ कहाँ लागू होता है, तो ऑल ओवर इंडिया पर होता है। ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत पर ये लागू होता है। ठीक है, सबसे पहले 1901 में बना, फिर 1923 में रिवाइज किया गया, फिर इसको 1952 में ये रिवाइज हुआ। वही जो चल रहा है वही हमको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपसे डेट पूछता है तो 1 जुलाई सन 1952 जो है आपका, ये है इनफोर्स डेट, मतलब कि इस तारीख को जो है इसको लागू कर दिया गया। ठीक, अगर इनेक्टेड डेट पूछता है, इनेक्टेड का मतलब क्या होता है, इनेक्टेड का मतलब जो है जब प्रस्तावित कोई चीज होती है तो उसको हम इनेक्टेड डेट कहते हैं। ये जो इनेक्टेड डेट है, ये किसी भी रेगुलेशन रूल्स के बनने से कम बिफोर 3 मंथ होना चाहिए। कम से कम 3 महीने पहले का डेट होना चाहिए। अगर इनेक्टेड डेट पूछता है तो ये होगा 15 मार्च 1952। ठीक है, 15 मार्च सन 1952 को ये इनेक्टेड हुआ था। ठीक, ये पॉइंट समझ में आते जा रहे हैं। यह जो है अपना माइंडसेट 1952 संविधान के आर्टिकल किस आर्टिकल के अनुसार बनता है, 246 के अंतर्गत बनता है। 246 के अनुसार बनता है। ठीक है, यह जो है पूरे भारत पर लागू होता है और यही माइंडसेट के अनुसार जो है अपना रूल्स जितने भी बने हैं और रेगुलेशन जो है अपना इसी के अनुसार बनाए गए हैं। जितने भी आप रेगुलेशन या रूल्स देखते हैं ये सभी कुछ माइंडसेट के अनुसार ही बनते हैं। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आपका सेक्शन नंबर 1 से लेकर के अपने को कंटिन्यू करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे, क्वेश्चन बनाते हुए देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हुए और समझते हुए और आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। 1 सेक्शन जो बोलता है सॉइल टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट के बारे में। शॉर्ट में जो है इसको माइंडसेट 1952 कहा जाता है, या पूरे ऑल ओवर इंडिया पर लागू होता है।
ठीक है, और कमिटमेंट का मतलब जो है अपना 31 दिसंबर 2000 सॉरी 2000 बोला 1953 के बाद से जो है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हुए चलते हैं तभी हम लोगों का कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बना रहे कि माइंस एक्ट 1952 यह जो है किस डेट को लागू हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई सन 1952 को। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा कि माइंस एक्ट 1952 से पहले कौन सा एक्ट लागू था, तो आंसर लिखेंगे माइंस एक्ट 1923 1923। इसके बाद थर्ड नंबर का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कि इंडिया में सबसे पहले माइंस एक्ट कब लागू हुआ, तो आंसर होगा 1901 में। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि माइंस एक्ट 1952 संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आंसर हो जाएगा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फिफ्थ नंबर का कि माइंस एक्ट 1952 कहाँ कहाँ लागू होता है, तो आंसर हो जाएगा अपना इसका आंसर ऑल ओवर इंडिया में। इसके बाद जो है सिक्स नंबर का हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा कि माइंस एक्ट 1952 किसके द्वारा बनाया जाता है, तो आंसर लिख लेंगे आप लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और यह किसके द्वारा पास होता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा ये पास होता है। ठीक है, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा इसमें, तो यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और पास किसके द्वारा होता है, पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। इसके बाद जो है अपना सेक्शन नंबर 2 से हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला हम लोग का जो है एडल्ट का पॉइंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, कि एडल्ट का मीनिंग या एडल्ट मीनिंग ऑफ एडल्ट इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में इसको लिख लेंगे कि एडल्ट का कित एडल्ट का मतलब कितने वर्ष तक कंप्लीट व्यक्ति होता है। तो हमारे देश में जो है 18 साल से स्टार्ट हो जाता है कि 18 साल के व्यक्ति को सारा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, उसको काम करने का अधिकार है, कहीं आने जाने का अधिकार है, उसको वोट देने का अधिकार है, यानी कि सारे अधिकार प्राप्त कब होते हैं, 18 ईयर्स के बाद। तो जो है एडल्ट का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जिसने 18 साल की एज पूरी कर ली है, तो उसको एडल्ट कहते हैं। तो एडल्ट मीन्स अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग सिंपल आंसर कर देंगे आप 18+। ठीक है, 18 साल एक दिन का जो व्यक्ति हो गया वो अपना वोट दे सकता है, वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है, और वह पर्सन जो है माइंस कहीं भी एलिजिबल है काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा एजेंट किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो आंसर हो जाएगा माइंस ऑनर के द्वारा। माइंस ऑनर के द्वारा एजेंट का अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइएगा कि एजेंट माइंस में क्या क्या काम करता है, तो आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। क्या लिख लेंगे, मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। ये लिखा है एजेंट रिलेशन टू द एवरी माइंस विद द मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन देयर ऑफ, ठीक, बिहाफ द ऑनर, ऑनर के बिहाफ में काम करेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे कि चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय, तो आंसर लिख लेना सेक्शन नंबर 5 ऑफ माइंस एक्ट, माइंस एक्ट के सेक्शन नंबर 5 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि कमेटी माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अनुसार बनाई जाती है, तो आंसर लिख लेंगे सेक्शन नंबर जो है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो आंसर क्या लिख लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूपीएससी का एग्जाम होता है, सभी लोगों को पता होगा। यूपीएससी देने के बाद जो अपना अच्छी रैंक आती है उन लोगों को कलेक्टर के फॉर्म में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब आता है एम्प्लॉय के बारे में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि एम्प्लॉय माइंस में किसके द्वारा अपॉइंट होगा, किसके द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर के द्वारा अपॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बनेगा कि एम्प्लॉय माइंस में किसके अंतर्गत काम करेगा, तो आ जाएगा मैनेजर के अंतर्गत। ठीक है, ये जो है मैनेजर के अंतर्गत ही रहता है और मैनेजर के अंतर्गत ही काम करता है। ये एम्प्लॉय, देखिए एम्प्लॉय का मतलब माइंस में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको माइंस के ऑनर, एजेंट या मैनेजर ने अपॉइंट किया हो और मैनेजर ने लिखित रूप से किसी काम करने को दिया हो, किसी भी प्रकार का काम, उसको हम लोग जो है एम्प्लॉय कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इंस्पेक्टर, इस इंस्पेक्टर का पावर इंस्पेक्टर के अलावा और किसको प्राप्त है, क्या क्वेश्चन लिखोगे, इंस्पेक्टर का पावर इंस्पेक्टर के अलावा किसको प्राप्त है या किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोग का डीएम।
या इसको पूरा फुल फॉर्म बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या अगर बोले सिंपल लैंग्वेज में तो कलेक्टर, है ना। कलेक्टर तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि माइंस मीन्स क्या होता है, तो आंसर लिख लेंगे आप लोग कि ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, सरफेस माइनिंग एंड जहां पर भी माइनिंग का कोई जमीन है उसको माइंस के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट लिखिएगा। हर पॉइंट से क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि हर पॉइंट भी समझ में आ जाए। ठीक है, और आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह भी अच्छे से होते जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे कि मिनरल्स में किन किस चीजों को इंक्लूड किया गया है, तो मिनरल्स में जो है आंसर लिख लेंगे नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम को इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे ओपन कास्ट वर्किंग कहा जाता है या ओपन कास्ट माइंस कहा जाता है, तो आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ओपन कास्ट वर्किंग क्या होगा, सुपर जसेंट, क्या लिखेंगे, सुपर जसेंट ग्राउंड के ऊपर की गई वर्किंग को हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग कहते हैं। क्या लिखेंगे, सुपर जसेंट। सुपर जसेंट रॉक का मतलब क्या होता है, देखिए कोई जब ये माइंस बनती है तो यहाँ पर एक हार्ड कवर होता है, हार्ड कवर के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ अंडरग्राउंड माइनिंग, क्योंकि यही कवर जो है आपकी माइंस को कंट्रोल करके रखता है अंडरग्राउंड के पार्ट को, इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो इसको बोलेंगे ओपन कास्ट। तो सुपर जसेंट माइंस, सुपर जसेंट रॉक के ऊपर की गई वर्किंग को हम लोग जो है अपना ओपन कास्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग कि प्रेस्क्राइब का मतलब या एक्ट के अनुसार जो है प्रेस्क्राइब क्या क्या किया गया है, तो आंसर क्या लिख लोगे, रूल्स, रेगुलेशन एंड बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिख लेंगे कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि जो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अनुसार अपॉइंट होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 11, क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर 11 के अनुसार। ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक डॉक्टर होता है, जैसे कि एमबीबीएस या एक असिस्टेंट सिविल सर्जन लेवल का व्यक्ति हो सकता है, जिसको अपॉइंट किया गया है माइंस में काम करने वाले व्यक्तियों का आईएमई पीएमई या जांच करने के लिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। ठीक है, यह इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो है 1956 के अनुसार, यहाँ 59 लिख दिया है, ये 1956 के अनुसार जो है अपॉइंट होता है। किसके अनुसार होता है, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत। ठीक है, रेगुलेशन छोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, ये तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें से लिखेंगे कि रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स, तो आंसर लिख लेंगे 72 आवर्स या उससे ज्यादा समय तक। ठीक है, जिसको चोट लगी है और 72 घंटे या उससे ज्यादा समय तक काम पर ना लौटे तो उसको बोलता है रिपोर्टेबल इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि सीरियस बॉडली इंजरी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की गई है, तो आंसर लिख लेंगे जॉइंट्स ऑफ लेग्स एंड हैंड, है ना, हाथ या पैर का जॉइंट टूट जाना। ठीक है, या हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना। ठीक है, या फिर जो है सुनने की शक्ति, यानी कि कान की सुनने की शक्ति खत्म हो जाना। ठीक है, या फिर जो है आपको मतलब कि बॉडी का कोई पार्ट जो कि परमानेंट लॉस हो जाए उसको जो है अपना परमानेंट पार्ट ऑफ परमानेंट पार्ट ऑफ बॉडी लॉस, है ना। तो यह हो जाएगा सीरियस बॉडली इंजरी क्या क्या इंक्लूड किया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे अपन लोग कि वीक वीक कब से स्टार्ट होता है और कितने दिन का होता है, तो आंसर लिख लेंगे सैटरडे मिडनाइट टू 7 डेज। कितना, सैटरडे मिडनाइट से लेकर के 7 दिनों का समय जो होता है उसको हम वीक कहते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा कि अंडरग्राउंड माइंस का डेफिनेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुपर जसेंट रॉक के नीचे की गई वर्किंग को हम लोग जो है अपना अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं, सुपर जसेंट रॉक के नीचे। नेक्स्ट है अपना, ये सेक्शन नंबर 2 खत्म हो गया, सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। एक्ट डज नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस, मतलब कि एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो क्वेश्चन भी यही बनेगा कि एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो आंसर लिखेंगे जहां पर वर्किंग 6 मीटर से कम की गई है, कोल के केस में 15 मीटर से कम की गई है, या किसी भी जगह पर जो है अपना 20 से कम लोग लगे हैं, या एक्सप्लोजिव का यूज नहीं किया जाता है, वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो इसका डी ऑप्शन, ई ऑप्शन लिखना, ऑल ऑफ दिस करके राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाते हुए चलना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे अपन कि माइंस
एक्ट जो है अपना वहाँ अप्लाई होगा, वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पर जो है अपना फिल इन द ब्लैंक्स या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? मोर देन 50 या सॉरी 50% या मोर उससे ज्यादा काम करते हैं और वहां पर एक्सप्लोजिव का यूज होता है, तो वहां जो है एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये चीजें हो जाएगी आपका। इसके बाद जो है आपका सेक्शन नंबर 4 पे चलेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर रेफरेंस टू टाइम आ डे, या हिंदी में लिखेंगे कि दिन के समय का हवाला किससे लिया गया है माइंस एक्ट के अंतर्गत। तो आंसर लिखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। क्या लिखेंगे? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना समय आगे है। तो आंसर लिख लेंगे 5:30 आवर्स, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है, जो कि आपका मतलब कि जो ग्रीनविच टाइम है उससे आगे है। ठीक है, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीनविच टाइम से लिया है। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच जो है यूके में एक जगह है, ठीक है, वहां से जो है पूरे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वहीं से कहीं का टाइम आगे है, कहीं का पीछे है ना। जैसे हमारे यहाँ रात हो रही है तो अमेरिका में दिन हो रहा है, तो ये कहाँ से कैलकुलेट करता है? ये ग्रीनविच टाइम से। तो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हमारे इंडिया का टाइमिंग है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी होगा। ये सेक्शन नंबर 1 2 कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का जो है अपना चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है आपका सेक्शन नंबर 5 है कि चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। तो इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग जो है ज्यादा है तो इसको पढ़ भी सकते हैं, हालांकि मैं बहुत ही स्मूथली और बहुत ही धीरे धीरे करके रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को सारा पॉइंट टू पॉइंट ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा भी डाउट है तो आप पढ़िए, और नहीं समझ में आया तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा कि चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय। चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर हिंदी में लिखेंगे कि किसके द्वारा अपॉइंट होता है। तो आंसर क्या लिखोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन लोग कि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर किस सेक्शन के अनुसार अपॉइंट होता है। तो क्या लिखेंगे? सेक्शन नंबर 5 के अनुसार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर का पावर इंस्पेक्टर के अलावा किसको दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? सिंपल आंसर आपका क्या होगा? ये हो जाएगा डीएम या कलेक्टर, है ना, इसके पास पावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनाओगे कि डीएम या कलेक्टर जो है अपना किस सेक्शन के अधीन एक्शन नहीं ले सकता है। तो आंसर क्या लिख लोगे? सेक्शन नंबर 22 एंड 22A एंड 61। क्या लिखोगे? 22A एंड 61 के अधीन जो है एक्शन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखोगे फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कि सेक्शन नंबर 6 में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बनेगा 6 नंबर से कि चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर क्या क्या काम करता है, या उसको कौन सा पावर प्राप्त है। तो आंसर क्या लिख लेंगे कि फुल एंड फाइनल टू द पावर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर एंड अदर इंस्पेक्टर। ठीक है, इसको पावर है दिन या रात में जाकर के कभी भी जांच कर सकता है माइंस में। ओके, और पावर तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे अपन लोग कि पावर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर एंड अदर इंस्पेक्टर किस सेक्शन के अनुसार है, या किस सेक्शन के अनुसार इन लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख लेंगे? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। क्या लिख लोगे? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अनुसार ये पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, और इसके अनुसार जो है इनको फुल पावर है, जो कि एक कोर्ट के जज को जैसा होता है ना, वैसा ही। ठीक है, वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 8 से कि पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर, या हिंदी में लिखेंगे इसको कि स्पेशल ऑफिसर माइंस में जाने से पहले माइंस मैनेजर को कितने दिन पहले इन्फॉर्म करेगा। तो आंसर आएगा 3 डेज, 3 दिन पहले जो है आपको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है फैसिलिटी सेक्शन नंबर 9 है। 9 में है अफोर्डेड टू फैसिलिटी। तो भैया सारी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करनी है, किसको? ऑनर एजेंट मैनेजर को, कोई भी चीफ इंस्पेक्टर या अदर इंस्पेक्टर जाता है तब। इसके बाद बोलता है जैसे कि फैसिलिटी टू बी प्रोवाइड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सर्वे। तो कभी भी जाकर के माइंस में हेल्थ एंड सर्वे कर सकता है, जांच कर सकता है, और उसको पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 10 बोलता है कि सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, यानी कि जो भी आपका आप काम करवा रहे हैं,
किसी भी इंस्पेक्टर से, तो वो जो है सिक्रेसी मेंटेन करेगा, मतलब कि किसी भी जानकारी को किसी को भी नहीं देगा, तभी दे सकता है जब उससे कोई अपना सर्टिफाइड व्यक्ति मांगता है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सर्टिफाइंग सर्जन वाला। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बना लो, हालांकि मैंने जो पिछला बनाया है वही है। क्वेश्चन बना लेंगे कि सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंटेड बाय, तो आंसर लिख लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्वेश्चन बनेगा कि सर्टिफाइंग सर्जन जो है अपना माइंस में क्या काम करता है, तो आंसर लिख लेंगे लोकल लिमिट के अंतर्गत आने वाले माइंस वर्कर की जांच करना। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्टिफाइंग सर्जन किस सेक्शन के अनुसार अपॉइंट होता है, तो सेक्शन नंबर 11। बस दिस इज द फाइनल सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 12 पर आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर द योर एग्जाम फॉर कमेटी, है ना। क्या है कमेटी के बारे में? सबसे पहला हम लोग का पॉइंट बनता है कि कमेटी किस जो है अपना किसके द्वारा बनाई जाती है या बनाई गई है, तो आंसर लिख लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो आंसर लिखेंगे 8 मेंबर। कितने मेंबर होते हैं? 8 मेंबर। इसमें से पहला जो होगा अपना, इसमें चेयरमैन होगा, ठीक है, जो कि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के अलावा होगा। दूसरा होगा चीफ इंस्पेक्टर। इसके अलावा 2 पर्सन ऐसे होंगे जो माइंस में अपना ऑनर के रिस्पेक्ट में अपॉइंट होंगे, 2 पर्सन जो कि अपना माइंस में वर्कर के रिस्पेक्ट में यानी कि उसके पक्ष में बात करने के लिए अपॉइंट होंगे, और 2 पर्सन ऐसे होंगे जो कि अपना क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर होंगे, जो कि किसी भी माइनिंग इंडस्ट्री में लगे नहीं होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके टोटल 8 मेंबर होंगे और कमेटी में ये यही चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अपना एक चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कमेटी, कमेटी क्या काम करती है। क्वेश्चन भी लिख लेंगे कि कमेटी यह क्या काम करेगी या क्या क्या काम करती है, तो आंसर लिखना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करना, या उसमें चेंजेस परिवर्तन करना, या इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना। तो भैया जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं या कमेटी ही इन्फॉर्म करती है। ठीक है, पावर तो वही है जो अपना एक जो है 1 मिनट रुक जाओ, इससे बना लो कि पावर ऑफ कमेटी किस जो है अपना प्रोसीजर के अनुसार है, तो आंसर लिख लेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अनुसार इनको फुल पावर है इंस्पेक्टर को। एक्सपेंसेस ऑफ रिकवरी एंड एक्सपेंसेस, मतलब कि कमेटी का जो खर्चा होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे कि कमेटी का खर्चा जो है अपना किसके द्वारा दिया जाएगा, तो आंसर लिख लेंगे ऑनर एंड एजेंट के द्वारा। इसमें याद रखना है कि कमेटी जो भी जांच करती है उसका जो खर्चा है वो ऑनर एजेंट के द्वारा होता है, इसमें मैनेजर का जो है कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, याद रखना बढ़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कमेटी के द्वारा किए गए काम का खर्चा, क्या लिखेंगे, कमेटी के द्वारा किए गए काम का खर्चा या एक्सपेंसेस यदि ऑनर या एजेंट नहीं देता है या नहीं पे करता है, तो इसको जो है चीफ इंस्पेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस मिलने के बाद कितने दिनों के अंदर में पैड करना होगा, तो आंसर लिखेंगे 6 वीक। क्या लिख लीजिएगा, 6 हफ्ते के अंदर, यानी कि 6 वीक के अंदर ही आपको पैड कर देना है। ये हो गया सेक्शन नंबर 15। अब सेक्शन नंबर 16 पर आते हैं। नोटिस टू बी गिवन द माइनिंग ऑपरेशन, यानी कि माइनिंग ऑपरेशन का नोटिस जो है आपको कितने दिनों में देना होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि माइंस स्टार्ट करने या माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले किसके द्वारा नोटिस दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑनर एजेंट एंड मैनेजर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा कि माइनिंग ऑपरेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, अपन लोग बनाते हुए चलेंगे कि माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो है आपका माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो है अपना कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है, तो आंसर क्या लिखेंगे 1 मंथ पहले जो है, 1 मंथ बिफोर, या 1 महीने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले ऑनर एजेंट एंड मैनेजर के द्वारा किन लोगों को जो है नोटिस दिया जाता है, तो आंसर होंगे चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, आईबीएम, ठीक है, इसके अलावा रीजनल इंस्पेक्टर और डीएम लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या कलेक्टर लिख सकते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 17 पर आते हैं। पहला यहाँ से पॉइंट बनेगा सिंपल सा कि मैनेजर
चलिए तो सेक्शन नंबर 17 से कंटिन्यू करना था। सबसे पहला हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब क्वेश्चन बनाते हुए चलिए कि मैनेजर किस सेक्शन के अनुसार अपॉइंट होता है, तो हुआ सेक्शन नंबर 17 के अनुसार। ठीक है, मैनेजर अपॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे इसमें से कि मैनेजर माइंस में किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑनर एंड एजेंट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि मैनेजर माइंस में क्या क्या काम करेगा, तो आंसर क्या लिखेंगे अपन लोग, मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा कि माइंस मैनेजर, सॉरी, क्या क्वेश्चन लिखेंगे कि फुल माइंस या होल माइंस किसके अंडर में या किसके कंट्रोल में रहता है, तो आंसर हो जाएगा आपका मैनेजर। मैनेजर के कंट्रोल में रहेगा। पूरी माइंस जो है मैनेजर के अंतर्गत रहती है, चाहे कितना भी, देखिए सर्वेयर काफी बड़ा होता है, ठीक है, वो हेड भी होता है, वो भी जो है आपके मैनेजर के अंतर्गत ही आएगा। तो सारे लोग माइंस में मैनेजर के अंतर्गत ही काम करेंगे। इसके बाद जो है सेक्शन नंबर 17 बोलता है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर एजेंट मैनेजर। इसका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर किस सेक्शन के अनुसार है, तो आंसर हो जाएगा सेक्शन नंबर 18 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे कि ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, क्या लिखेंगे, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर में से माइंस में फाइनेंशियल कंडीशन किसके द्वारा देखी जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑनर एंड एजेंट के द्वारा। ठीक है, फाइनेंशियल का काम जितना भी होगा देखिए एजेंट का होता है और ऑनर का रहेगा। ठीक है, मैनेजर का इसमें कोई रोल नहीं होता है, याद रखना अच्छे से पॉइंट, बस यही है। सेक्शन नंबर जो है 19 से क्वेश्चन बनाएंगे ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के है। सबसे पहला यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि माइंस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ड्रिंकिंग वाटर, यह जो है अपना किसी भी लैट्रिन वॉशरूम से कितनी दूरी पर या लैट्रिन से यूरिनल से कितनी दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, 6 मीटर की दूरी पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन बनाए थे हम लोग ने, ड्रिंकिंग वाटर 6 मीटर की दूरी पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कि माइंस में ड्रिंकिंग वाटर किसके द्वारा अप्रूव किए गए प्लेस या जगह पर बनाया जाएगा, रखा जाएगा ड्रिंकिंग वाटर, तो आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर। देखिए चीफ इंस्पेक्टर जो होता है ये होता है डीजीएमएस ऑफिसर। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी किसको बोलते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को। जो आपका रीजनल इंस्पेक्टर होता है इसको बोलते हैं डीएमएस। डीएमएस का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। नेक्स्ट हमारा है कंजर्वेंसी को लेकर के, तो साफ सफाई रखना है माइंस में, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है 21 से क्वेश्चन बनता है कि माइंस में फर्स्ट एड बॉक्स या कप बोर्ड, ठीक है, या फर्स्ट एड स्टेशन, ठीक है, ठीक, फर्स्ट एड स्टेशन जो है अपना बनाया जाएगा। तो फर्स्ट एड स्टेशन, कपबोर्ड और फर्स्ट एड रूम, ये जो है सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग कि माइंस में फर्स्ट एड रूम, माइंस में काम करने वाले कितने लोगों के ऊपर बनाया जाएगा। फर्स्ट एड रूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो रूम जो होगा ये कितने लोगों पर बनता है, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे कि मोर देन, क्या हो जाएगा, मोर देन 150%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है यहाँ से जो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि फर्स्ट माइंस में फर्स्ट एड रूम किस शेड्यूल के अनुसार मेंटेन किया जाएगा। तो रूम की बात करें तो ये सेकंड होता है शेड्यूल, क्या होगा, शेड्यूल सेकंड 2।